तो रिवाइज करते हैं, चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। अगर हम करंट, चलो आई से लिख दिया और टाइम टी लिख दिया, और करंट और टाइम की इक्वेशन आपको दे दे। करंट टाइम इक्वेशन गिवन अगर है आपके पास, तो हाउ यू श्योर कि वो जो इक्वेशन है वो अल्टरनेटिंग करंट की है। करंट टाइम इक्वेशन गिवन है, देन हाउ वी कंफर्म that given equation support alternating current। या फिर वोल्टेज, मान लीजिए आपके पास में वोल्टेज टाइम की इक्वेशन, वोल्टेज को हमने V से लिखा, ईएमएफ की बात होगी तो आप E से लिख सकते हो। ईएमएफ भी एक तरीके का वोल्टेज होता है। तो आपके पास अगर करंट टाइम की इक्वेशन दी जा रही है तो आपको कैसे पता चलेगा ये जो इक्वेशन है वो अल्टरनेटिंग करंट है या वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। सपोज कर लो कि मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया, करंट है I = 3t + 5, सेकेंड है I = 4e⁻⁻8t, थर्ड है आपका I = 1/t + 5 और फोर्थ है नन। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें से कौन सा अल्टरनेटिंग करंट को सपोर्ट करता है। आंसर क्या होगा? नन। सब लोगों के लिए नन ऑप्शन है क्या? क्यों नन, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट है कि अल्टरनेटिंग की जो करंट होती है, कॉन्सेप्ट है कि इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग। अब देखिए आगे की जगह को खाली छोड़ दिया मैंने। अब यहां पे जो तुमको फिल करना है फिल कर लो। अल्टरनेटिंग का फोर्स तो फोर्स को फिल कर दो, अल्टरनेटिंग का करंट तो करंट को फिल कर दो, जो भी तुम्हें फिल करना है यहां पर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यहां पर नाम आप लिख लो। तो मैं लिख देता हूं PQ। PQ माने फिजिकल क्वांटिटी, वो कोई भी हो। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अल्टरनेटिंग है, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग फिजिकल क्वांटिटी इज सच एज, कैसी होती है? इक्वल का साइन होता है और इक्वल के साइन के एक तरफ, किसी एक तरफ होती है वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टाइम t, और दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ होता है पीक वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पीक वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी साइन या कॉस, साथ में ओमेगा टी ±5। क्योंकि जो लोग अल्टरनेटिंग नेचर के होते हैं उनका लुक ऐसा होता है। जब उनकी इक्वेशन सामने आइडियली आती है तो वो इस तरीके की आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन निकालते हो तो क्या निकल के आता है? I = I0 sin ωt। तो देखो ना, यही तो लिखा गया, ωt ±5। 5 कभी होगा कभी नहीं होगा। वोल्टेज की इक्वेशन आती है V = V0 cos ωt। साइन और कॉस दो में से कोई एक टर्म्स होंगे। ये आइडियल फॉर्म है आपका। कभी कभी क्या होता है, वैसे आपको ऐसा मिलना नहीं है एकेडमिक लेवल पर, कभी कभी क्या होता है कि सामने की जो इक्वेशन है वो आइडियल फॉर्म में नहीं लिखी होती है। जैसे अगर मैं एक फिफ्थ ऑप्शन बना लूं, ध्यान देना, मैंने कहा I = 4 sin 20t + 3 cos 20t। तो अब इसी ऑप्शन में से फिफ्थ को टिक लगाएंगे, क्योंकि इस तरीके की जो करंट आ रही है ना, I = समथिंग sin t, साइन के साथ जो आपका फेज वाला टर्म है और जो कॉस के साथ जो फेज वाला टर्म है। मतलब मैं आपको फाइनली बताऊं, अगर कभी ऐसे लिखा जाए y = a sin ωt + b cos ωt, तो आप इस अजीब से दिखने वाले रिजल्ट को कैसा बदल देते हो? ऐसा बदलना पॉसिबल है, हम बदल के नहीं दिखा रहे, ठीक है ना। जब हम इस बड़ी सी इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे तो इसका लुक ऐसा ही आ जाएगा।
तो इसलिए अगर सीधे सीधे अटैक करना है कि हमें सामने इक्वेशन दिख रही है और हमें ये कंफर्म करना है कि क्या वो अल्टरनेटिंग है, तो पहला अल्टरनेटिंग जो भी होगा उसका स्टैंडर्ड लुक कैसा होगा, क्या इससे मैच कर रहा है, अगर यस तो हाँ वो अल्टरनेटिंग है। दूसरा इसको भी जानो, अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाए, y कोई फिजिकल क्वांटिटी है t टाइम पर, y क्या है फिजिकल क्वांटिटी t टाइम पर, a और sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, a और b क्या है पीक वैल्यूज है, तो इस इक्वेशन को फाइनली इस तरीके से बदला जा सकता है, इस तरीके से बदला जा सकता है, यानी कि ये बाद में ऐसा बन जाएगा y इज इक्वल टू ऐसे कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पर, साइन और कॉस में से कोई भी एक टर्म आ सकता है, साइन या कॉस, और साथ में ओमेगा टी प्लस माइनस पाई, ठीक है ना। और फिर जनरल वे में आपको पता है जितने भी अल्टरनेटिंग फंक्शंस होते हैं, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग की वोल्टेज हो या अल्टरनेटिंग का फोर्स हो या अल्टरनेटिंग का वेलोसिटी हो, कुछ भी अल्टरनेटिंग नेचर का हो, उसमें साइन मिलता है, कॉस मिलता है और साथ में क्या मिलता है टाइम, साइन भी मिलता है, कॉस भी मिलता है और साथ में टाइम मिलता है। और यहां पर आप ये भी देखिए कि साइन के ऊपर कितनी पावर है 1, कॉस के ऊपर कितनी पावर है 1। जैसे अगर कभी इस तरीके से लिखा हो सपोज दैट I is equal to I नॉट साइन स्क्वायर 20t, क्या ये अल्टरनेटिंग है? तुमने कहा कि भाई साइन के साथ टाइम मिल रहा है तो अल्टरनेटिंग तो है, लेकिन ध्यान देना साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है, कितने अल्टरनेटिंग फंक्शंस है 2, यानी कि इसको बनाने में 2 अल्टरनेटिंग फंक्शंस को क्या किया गया, मिलाया गया। जितने अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइन के साथ जो टाइम का फंक्शन होता है और जो कॉस के साथ जो टाइम का फंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। आइडियल वे में हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एक ही रहता है, लेकिन अगर कभी इक्वेशन में हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म एक से ज्यादा हो तो वहां पर वो अकेला हार्मोनिक नहीं है। जैसे यहां पर 2 है तो इसको मिलाकर के 2 लोगों को मिला के बनाया गया है, सिमिलरली इसको भी 2 लोगों को मिला करके बनाया गया है, ठीक है ना। तो क्या इक्वेशन को देख करके ये कंफर्म कर लोगे कि अल्टरनेटिंग है या फिर अल्टरनेटिंग नहीं है? कितने तरीके हैं, गिवन इक्वेशन का मैचिंग इससे आइडियली होना चाहिए, और इसको भी याद रखो अगर इक्वेशन का लुक इस तरीके का है तो वो भी फाइनली इस तरीके से बदल जाएगा। और तीसरा, जो भी अल्टरनेटिंग होगा उसमें आपका साइन के साथ टाइम आएगा, कॉस के साथ भी क्या आएगा, टाइम आएगा। अगर वो सिंगल पावर में है तो फिर एक ही वहां पे फंक्शन है, 2 पावर है या 2 से ज्यादा है, जैसे यहां पर देखिए अल्टरनेटिंग फंक्शन कितने हैं, 2, तो यहां पर अल्टरनेटिंग नेचर के 2 लोग आपस में मिल करके किसी एक को फॉर्म कर रहे हैं। 3 है तो फिर 3 का फॉर्मेशन है, 3 को मिलाया गया है। क्लियर है ये बात? ओके, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपको दिया हुआ है गिवन अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन या फिर वोल्टेज इक्वेशन, और वो जो स्टैंडर्ड लुक है उसे स्टैंडर्ड लुक में दी जा रही है। ऐसे दिया जा रहा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन या कॉस, साथ में ओमेगा टी प्लस माइनस पाई। वोल्टेज का दिया जा रहा है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन या कॉस, साथ में ओमेगा टी प्लस माइनस पाई। तो अब आपको ये इक्वेशन देख करके सभी पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि इक्वेशन को देख करके हमको पीक वैल्यू के आंसर देने। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, अगर करंट का है तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वोल्टेज का है तो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। आपको जो है फेज निकालना है, फेज की वैल्यू निकालनी है, फेज का आंसर देना है। आपको फेज कांस्टेंट निकालना है, फेज कांस्टेंट निकालिए। आपको इक्वेशन देख करके फेज का डिफरेंस निकालना है या फेज का डिफरेंस निकालिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कैसे देते हैं। जब बात आती है पीक वैल्यू की, तो
तो एक बार मैं जरा उस पॉइंट को बोर्ड पर भी लिख दूं कि मैंने आपसे क्या कहा था जब इसको आप बिल्कुल शेड्यूल वे में रेगुलर क्लास में पढ़ रहे थे। साइन के साथ अगर टाइम है, साइन है और साथ में टाइम आ गया, कॉस है और साथ में टाइम आ गया, तो हम इनको बोलते हैं HTT, हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। HTT का फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो पीक वैल्यू निकालने का जो तरीका हमने सिखाया है वो क्या है कि HTT को बॉक्स में बंद कर दो, बॉक्स में बंद कर दो। बॉक्स के बाहर जो बचा दैट इज अ पीक वैल्यू। बॉक्स के बाहर जो बचा दैट इज अ पीक वैल्यू, वही आपकी पीक वैल्यू है। जैसे यहां देखिए स्टैंडर्ड वे में हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को बक्से में बंद किया, तो जो बॉक्स के बाहर बचता है वो क्या है? वो पीक वैल्यू। और फेज कैसे निकलता है? हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में जो आपका वेरिएबल टर्म है, साइन के साथ जो कुछ लिखा हुआ है, कॉस के साथ जो कुछ लिखा वो फेज कहलाता है। तो HTT में साइन या फिर कॉस के जस्ट बाद जो लिखा है दैट इज फेज, उसे हम फेज कहते हैं कि भाई वो फेज होगा, दैट इज कॉल्ड द फेज। और याद रखना ये हमेशा रेडियन में निकलेगा इक्वेशन की हेल्प से, एंगल होता है। जैसे यहां पर मुझसे पूछा जाए फेज कौन है, तो मैं बताऊंगा कि भाई हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में साइन के साथ जो कुछ है, कॉस के साथ जो कुछ है, तो फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस माइनस पाई। फेज कांस्टेंट कैसे निकलता है? चलिए आप बताइए, सरल है क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा है। हाउ वी कैलकुलेट द फेज कांस्टेंट? फेज जो निकला है ना, उस फेज में हमें टाइम दिख रहा है, टाइम की इनिशियल वैल्यू लिख दीजिए वहां पर। जैसे ही फेज की वैल्यू में टाइम की इनिशियल वैल्यू इनपुट करोगे तो जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? फेज कांस्टेंट। तो फेज कांस्टेंट इज फेज एट इनिशियल टाइम। अब थोड़ा सा वेट करना कि क्या क्वेश्चन ने इनिशियल टाइम दिया हुआ है, अगर हाँ तो ठीक है, वही लिख दीजिए। और अगर इनिशियल टाइम नहीं दिया जाए, फिजिक्स में आप क्या मानते हो? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी ना दी जाए तो क्या मानते हो? जीरो। तो ये फेज कांस्टेंट निकल आएगा। अब फेज डिफरेंस क्या है? देखो जब डिफरेंस की बात होती है तो दो लोग होंगे, तो दो इक्वेशन सामने पड़ी होंगी। करंट की दोनों इक्वेशन है, फेज का डिफरेंस निकालना है। वोल्टेज की दोनों इक्वेशन है, फेज का डिफरेंस निकालना है। तो मैंने यहां पर आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? कि टू डिटरमाइन फेज डिफरेंस, टू डिटरमाइन फेज डिफरेंस गिवन दोनों इक्वेशंस की, गिवन दोनों इक्वेशंस की टीटी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, इक्वेशन की HTT सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आफ्टर दैट काउंट फेज एंड देन फेज डिफरेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मेरे पास क्वेश्चन भी है, आपने जो सेंड किए हुए उनको भी लेंगे। जैसे मान लो हमने कहा कि एक अल्टरनेटिंग जनरेटर है हमारे पास, वहां से अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन मिली है ये sin 20t। दूसरी जो हमारे पास जनरेटर है वहां से अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आ रही है ये cos 20t प्लस का 1.7। तो फेज का डिफरेंस निकालोगे तो पहले तो ये भूल जाओ कि फेज का डिफरेंस क्या निकालना है, कैसे निकालना है। पहले तो वो ये कह रहा है कि जब तुम्हें फेज डिफरेंस का क्वेश्चन मिले
तो दोनों इक्वेशन के HTT सेम होने चाहिए। हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नहीं है तो पहले सेम बनाओ और उसके बाद फेज तो निकाल ही लेते हो, फेज का डिफरेंस आ जाएगा। और तब हमने सजेस्ट किया था कि अगर HTT सेम नहीं है तो क्या बनाना है? सेम। और कैसे बनाना है? साइन वाले को मत टच करो। किसको टच करो? कॉस वाले को। तो अगर आपके सामने लिखा है कॉस एक्स तो ये बन जाएगा साइन π/2 प्लस एक्स। और भी तरीके बदले जा सकते हैं। आप बोलो कि सर ऐसे ही क्यों चेंज करें? अरे यार कॉस एक्स को और भी तरीके से तो साइन में बदल सकते हो ना, लेकिन जो आपको आंसर मिलेगा जिस लेवल की आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो उसमें आंसर तभी मिलेगा जब तुम कॉस को साइन में कैसे बदलोगे? ऐसे बदलोगे। चलो बदल देते हैं। पहली वाली इक्वेशन में साइन है तो उसको तो हमने चेंज नहीं किया, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन में कॉस है तो हम इसको x समझ लेंगे। तो इसको जब चेंज करोगे आएगा 6 साइन π/2 प्लस x की जगह पे आ गए 20t प्लस 1.7। डन। अब दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सेम हो चुके हैं तो फेज निकालने का जो तरीका है वो कर दीजिए। तो पहली वाली इक्वेशन में फेज कितना है? पहली वाली इक्वेशन में फेज है 20t। दूसरी वाली इक्वेशन में फेज कितना है? दूसरे वाले में π/2 प्लस 20t और प्लस का 1.7। तो डिफरेंस निकाल दो, बड़े से छोटे को कर दो माइनस, तो डिफरेंस निकलेगा तो π/2 माइनस का कितना आ जाएगा? सॉरी प्लस का कितना आ जाएगा? 1.7। अच्छा फेज की जब आप बातें कर रहे हैं तुमको पाई हटाना है। यू कैन राइट 3.14/2 प्लस का 1.7। इसको करेंगे तो कितना आएगा? 1.57 प्लस 7। अरे कर लेंगे ना, आगे रेडी हो गया फेज डिफरेंस। ठीक है। अब तुम गलती कहां करोगे? पीक वैल्यू शायद गलती नहीं करोगे, फेज में हमेशा गलती करोगे। देखते हैं आपने जो क्वेश्चन भेजा उसमें तुमने क्या पूछा है। याद रखो कि पीक वैल्यू निकालने का जो सबसे आइडियल तरीका है वो यही है। ठीक। बाकी चीजें जो है जैसे हमको पता है, क्या पता है कि जो हार्मोनिक फंक्शन है वो रिपीटिंग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि वेलोसिटी हार्मोनिक फंक्शन है तो एक निश्चित टाइम के बाद वो अपनी वैल्यू को क्या करेगी? रिपीट करेगी। उसमें वैल्यू भी चेंज होती है टाइम के साथ में और डायरेक्शन भी चेंज होती है हार्मोनिक फंक्शंस में। तो वो टाइम इंटरवल जिसके बाद वो अपनी उसी एक्टिविटी को रिपीट करेगी, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकलता था भाई? अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो कैसे निकलता था? टाइम पीरियड जिसको कि हम कैपिटल टी कहते हैं तो ओमेगा, यानी कि मैं इसको कहता था टी का साथी, याद है? हार्मोनिक इक्वेशन में जो टी का साथी है वो ओमेगा दे देगा। जैसे देखो यहाँ पे टी का साथी कौन है? 20, ये ओमेगा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में टी का साथी कौन है? ओमेगा। और ओमेगा से तुमको कैपिटल टी मिल जाएगा। जब आपको टी का साथी ओमेगा मिल जाएगा तो ओमेगा को ब्रेक करोगे 2/कैपिटल टी, तो कैपिटल टी आपके हाथ लग जाएगा। और कैपिटल टी का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिल जाएगी? फ्रीक्वेंसी। ये है क्या चीज? हर एक हार्मोनिक फंक्शन, चाहे करंट का हार्मोनिक हो, चाहे फोर्स का हार्मोनिक हो, चाहे वेलोसिटी का हार्मोनिक हो, चाहे स्पीड का हार्मोनिक हो, तो हार्मोनिक फंक्शन एक इंटरवल टाइम के बाद अपने आप को वैसे ही रिपीट करते हैं जैसे कि वो पहले अपने आप को चेंज कर चुके हैं। और ये बार बार करते हैं। तो जो बार बार है वो फ्रीक्वेंसी है। और एक बार कंप्लीट फिनोमेना की, जैसे सपोज कर लो कि कोई हार्मोनिक फंक्शन 0 से स्टार्ट हुआ और प्लस में 20 हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? कम, उसके बाद माइनस में 20 हुआ, फिर कम। ये उसकी एक एक्टिविटी हो गई। तो अब इसके बाद फिर से ये रिपीट करेगा, तो ये जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से आप क्या पकड़ते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन देखते हैं जो आपने भेजे इस पर। तो ये इक्वेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे बचनी नहीं चाहिए। जो आज आपने सेंड की हुई है प्रॉब्लम वो तो हम करेंगे ही करेंगे। अभी आप लोग सर्च करेंगे, कोई क्वेश्चन मिले तो मुझे बताइएगा। और फिर रह जाती है तो नेक्स्ट वाली क्लास में भी ऐसी चलेगा। इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए। 2 क्वेश्चन 100% अब आपके खत्म होने चाहिए। इक्वेशन देख करके ये फैसला करना कि वो हार्मोनिक है कि नहीं, और दूसरा अगर इक्वेशन सामने है
तो फिर उन क्वेश्चंस के आंसर देना जो तुमसे किए जा रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। आप जरा सा अपनी सर्चिंग स्टार्ट करिए। क्वेश्चन ये है आपका कि इन एन एसी सर्किट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में जो इंडक्टेंस लिखा है उससे आप परेशान मत होइए। इंडक्टेंस क्या होता है? ऐसा अरेंजमेंट होता है जो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, वो इंडक्टेंस है या इंडक्टर कह लो। कैपेसिटेंस क्या होता है? ऐसा अरेंजमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? ये ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो इन तीनों के बाद नाम देख करके घबराना नहीं, क्योंकि रिवीजन मोड चल रहा है। इंडक्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, ये कोई नई चीजें नहीं है। ओवरऑल इसने कहा सीरीज में कनेक्टेड है। आगे क्या है? द वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड, द वोल्टेज एंड करंट इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द वोल्टेज। तो वोल्टेज है V इज इक्वल टू 200 साइन 3140 पाई बाई 6 लिख देता हूं इसको। वोल्टेज इक्वेशन है 200 साइन 3140 प्लस का पाई बाई 6, और करंट है I इज इक्वल टू 5 साइन 314 t माइनस का पाई बाई 6। ये वोल्टेज दिया गया है, करंट दिया गया है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ एसी सर्किट मतलब अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज है और करंट है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ये जो वोल्टेज है वो जिस जनरेटर से निकल के आती है, और जो करंट जो है करस्पॉन्डिंग जो बनती है, उस जनरेटर में कॉइल होती है जो बार बार रिपीट करती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है? वही जनरेटर की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, वही तुम्हारे वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है, वही तुम्हारी करंट की फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है। तो पहला इन्होंने पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से लिखते हैं, और एसी सोर्स। अच्छा, मान लो वो कहता कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो भी मीनिंग वही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो भी मीनिंग वही है। दूसरा पार्ट है कि फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। दूसरे पार्ट में पूछा गया फेज डिफरेंस बिटवीन V माने वोल्टेज एंड I मींस करंट। तीसरा है कि अच्छा, तीसरे में इंपीडेंस ऑफ द सर्किट पूछा है, जब उसको रिवाइज करा लेंगे तब देखेंगे। और अगला वाला भी इसी तरीके से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अभी जितना रिवीजन किया उसमें हम ये 2 क्वेश्चन ले पाएंगे। चलो हम इंपीडेंस भी आपको रिवाइज करा देंगे और उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, जब आप सॉल्व करोगे तो स्मॉल टी का साथी कौन है? ओमेगा। तो आप एग्जाम में लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल टी इस क्वेश्चन में कितना है, चाहे करंट को देखें या वोल्टेज को देखें, कितना है? 314। अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है? ओमेगा। बोलो भाई, ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में ब्रेक करो तो 2 पाई एफ, और टाइम पीरियड में ब्रेक करो तो 2 पाई बाई कैपिटल टी। 2 पाई बाई कैपिटल टी का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई 314/2 पाई। तो 314/2 पाई इज 3.14, ऊपर 100 आएगा, 50 हर्ट्ज आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो सेकंड इनवर्स होता है, एंड दैट इज हर्ट्ज। डन। यानी जो जनरेटर एसी जनरेटर है उसमें जो कॉइल है वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा रही है। फेज का डिफरेंस, फेज का डिफरेंस निकालने के लिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सेम होने चाहिए। देखो दोनों इक्वेशंस के ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सेम है। अब इसके बाद फेज निकालो। पहले वोल्टेज वाली इक्वेशन को देखो और फेज निकालो। तो भाई वोल्टेज वाली इक्वेशन में जो फेज है, वोल्टेज वाली इक्वेशन में जो फेज है साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हार्मोनिक वाला 3140 प्लस पाई बाई 6 है।
करंट वाली इक्वेशन में जो फेज है दैट इज 3140 माइनस का पाई बाय 6। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सेम थे तो मेरा एक काम बच गया, और सेम नहीं होते तो हम किसके पीछे पड़ते हैं, कॉस वाले को साइन बनाते हैं, बड़े वाले को छोटे वाले को माइनस कर दो तो फेज का डिफरेंस आ जाएगा। जब फेज का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 6, यार पाई बाय 6 ऐड हो जाएगा ना, और पाई बाय 3 रेडियन। ओके, इसी सेम क्वेश्चन में दो चीजें और हैं, इंपीडेंस बताइए और पावर बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंडक्टर्स वो होते हैं जो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। देखने में कैसे होते हैं पता नहीं, कैसे होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन सिंबल में उनको ऐसे दिखाते हैं। ये देखो पिक्चर इंडक्टर की है, ये पिक्चर बना दो तो ये इंडक्टर है। समवन इज आस्किंग कि ये करता क्या है, ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ये ऐसा ही दिखता क्या, ये सिंबल है। हो सकता है कि वो देखने में सर्कल जैसा, लेकिन सिंबल में इसको ऐसे दिखाते हैं। कैपेसिटर्स क्या करते हैं, कैपेसिटर्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। कैसे दिखते हैं, तो ज्योमेट्रिकली वो अलग तरीके के दिखते हैं, कभी स्फीयर जैसे दिखते हैं, कभी सिलेंडर जैसे दिखते हैं, कभी अलग तरीके से दिखते हैं। लेकिन सिंबल में कैसे दिखते हैं, सिंबल में ऐसे दिखते हैं। ये सिंबल है, ये आपका कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर, ठीक है, ये सिंबल चल रहा है इनका, ठीक, ओके। रजिस्टर क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं। अब जैसे इस क्लासरूम के अंदर जो ये लाइट्स हैं वो सब क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रही हैं, तो सर्किट की लैंग्वेज में रजिस्टर्स हैं। दिखते तो कैसे हैं, आप देख सकते हो कैसे दिखते हैं। फैंस सब क्या, रजिस्टर्स। टेलीविजन क्या, रजिस्टर्स। पानी की मोटर क्या, रजिस्टर। सब देखने में अलग अलग है ना, लेकिन फिजिक्स में उनका सिंबल ही है ऐसे, ये रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर। अब एक फिजिकल क्वांटिटी होती है रेजिस्टेंस। क्या होती है बताओ भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जिसमें भी करंट फ्लो कर रही है, चाहे वो इंडक्टर में फ्लो करे या कैपेसिटर में या फिर रजिस्टर में, तो उस फ्लोइंग करंट को जो रुकावट मिलती है, जो उस फ्लो ऑफ करंट को रोकने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। इंडक्टर का रेजिस्टेंस इंपीडेंस है, इंपीडेंस का क्या मतलब है, थोड़ा सा और आगे हम चले गए। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड XL, उसको हम XL से लिखते हैं, और इसको नाम क्या दिया गया, बोलिए भाई, भूल गए। इंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम XL से लिखते हैं, क्या नाम है इसका, रिएक्टेंस। क्या नाम है, रिएक्टेंस। पूरा नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो देखिए भाई, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर is called inductive reactance, और इसका सिंबल होता है XL। तो जो इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके। और जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर is called capacitive reactance, X और साथ में C। और रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर is called resistance, और इसका सिंबल है R। तो यानी XL का भी SI यूनिट ओम है, रेजिस्टेंस होता है,
और इसका भी ओम है और इसका भी ओम है। ओके, तो ये जो इम्पीडेंस है, जो रिएक्टेंस है, ये सब आगे की बातें हैं, लेकिन हम लोग इस चैप्टर को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। एंड थ्रू दिस प्रॉब्लम आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस रिवाइज कर लिया, बोलो यार, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिवाइज कर लिया, और रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको सिंपली रेजिस्टेंस ही कहा जाता है, रिवाइज हो गया। इंडक्टर क्या होता है ये भी बता दिया, कैपेसिटर क्या होता है ये भी बता दिया, रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी बता दिया, सिंबल भी है। अब ये जो तीन लोग हैं यहां पर, इनको जरा लिखा जाए XL और XC और ये R, ये तीनों सीरीज में है। इस क्वेश्चन में ये तीनों सीरीज में है, तो तीनों सीरीज में हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया। और ये आपका जो है जनरेटर हो गया। ये सिंबल किसका होता है, ये AC जनरेटर, AC जनरेटर का सिंबल है। स्विच ऑन किया, करंट चालू हो गई, वोल्टेज मिली, करंट मिली, अल्टरनेटिंग नेचर का सब कुछ हो रहा है। तो इन यहां पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो XL ओम है, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या है, XC ओम है। तो जब आपने AC जनरेटर लगा दिया गया है तो उसको हम बोलते हैं AC सर्किट। क्या कहते हैं, AC सर्किट। तो यहां जरा देखिए भाई, AC सर्किट में, इन AC सर्किट टोटल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस, Z। इस क्वेश्चन में इम्पीडेंस पूछा गया, लीजिए इम्पीडेंस रिवाइज हो गया। यू हैव ए क्वेश्चन की व्हाट इज इम्पीडेंस, AC सर्किट में टोटल जो रेजिस्टेंस काम करता है दैट इज कॉल्ड द इम्पीडेंस। क्लियर है बात। अब सीरीज LCR सर्किट में इम्पीडेंस कैसे निकलता है ये भी जरा बात कर लिया जाए, ध्यान देना। अब बात करते हैं कि ये जो आपका इम्पीडेंस है वो निकलता कैसे, ध्यान देना। इन सीरीज LCR, L का मतलब है इंडक्टर, C का क्या मतलब है कैपेसिटर, और R का क्या मतलब है रेजिस्टर। तो वो साइड में जो है डायग्राम भी दिया हुआ है। तो सीरीज LCR सर्किट में कुल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, तो टोटल रेजिस्टेंस, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं इम्पीडेंस, और हम इसको किससे लिखते हैं भाई, Z से लिखते हैं। कैसे निकलता है ये, अंडर रूट R² प्लस XL डिफरेंस XC होल स्क्वायर, ऐसे निकलता है, ऐसा निकलता है। ओके, इम्पीडेंस ऐसे निकलता है। और आगे देखिए XL कैसे निकलता है, ओमेगा L, ओमेगा क्या है 2πf और साथ में L कैपिटल वाला। XC कैसे निकलता है 1/ओमेगा C, 2πf, अच्छा 1/1 में 2πfc। तो यहां पर जो बड़ा वाला L है ये कहलाता है इंडक्टेंस, इंडक्टर का है ये, और बड़ा वाला C क्या है कैपेसिटेंस। क्या होता है ये आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी फिलहाल जो है इनके नाम जानिए। कैपेसिटेंस क्या होता है ये तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जान चुके हो। कैपेसिटेंस क्या होता है, चलो अच्छा बताओ क्या होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यार, किस पर डिपेंड करता है, शेप और साइज पर, सराउंडिंग के मीडियम पर। ये इंडक्टेंस क्या होता है, ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ये भी किस पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पर, सराउंडिंग के मीडियम पर। बस कैपेसिटेंस उस केस में डिस्कस होता है जब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज होती है, और कैपिटल L उस समय डिस्कस होता है जब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है।
और एम इसका जो इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, हेनरी। ठीक है, क्लियर है बात। तो उस क्वेश्चन में हमसे इंपीडेंस पूछा गया है और पावर पूछा गया है। सीरीज एलसीआर सर्किट में पावर कैसे निकलती, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देना। सीरीज एलसीआर की बात हो रही है, पावर कैसे निकलती है, पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई, और ये हम लोग निकालते हैं फॉर वन साइकिल। फॉर वन साइकिल, वन साइकिल का मतलब है कैपिटल टी टाइम, कि जनरेटर की जो कॉइल है जब पूरा एक चक्कर लगाती है उसमें जो टाइम लगता है वो कहलाता है कैपिटल टी, टाइम पीरियड। उस पूरे टाइम पीरियड में पावर। और वी आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है रूट मीन स्क्वायर, आई आर एम एस क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट है। और वी आर एम एस कैसे निकलता है भाई, वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी नॉट बाई अंडर रूट 2। वी नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और आई आर एम एस कैसे निकलता है, आई नॉट बाई अंडर रूट 2, पीक वैल्यू है। और फाई यहां पर क्या है, फाई फेज डिफरेंस है। फाई यहां पर कैसा, फेज डिफरेंस। तो क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या पूछा गया, पावर। तीसरे वाले पार्ट में इंपीडेंस पूछा गया है और नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछा गया, पावर। तो मैं जरा क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के देखता हूं कि क्या उन्होंने एक्सएल, क्योंकि इंपीडेंस के लिए मुझे एक्सएल चाहिए होगा, एक्ससी चाहिए होगा और आर चाहिए होगा, दिया है कि नहीं दिया, पहले एक बार देख लो जरा। तो क्वेश्चन को जब मैंने दोबारा चेक किया है तो मुझे एक्सएल दिया नहीं गया, और मतलब ये इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी है, फिर भी मुझे इंपीडेंस निकालना है। तो एसी सर्किट क्या ओम्स लॉ फॉलो करते हैं कि नहीं, बताइए। क्या एसी सर्किट ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, हाँ या ना, क्या लगता है आपको। डीसी सर्किट जहां पर बैटरी लगती है वो लोग तो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। क्या एसी सर्किट ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, हाँ, लेकिन सब जगह पर आरएमएस 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 कर देना। अब जैसे इंपीडेंस हमें निकालना है, तो पहले तो वो वाला फार्मूला सोच रहे थे कि सीरीज एलसीआर है, ये लगाया जाए रिवीजन जब हो रहा था, लेकिन हमें ना तो कैपिटल आर बताया है इन्होंने, ना ही एक्सएल का कोई अरेंजमेंट दिया हुआ, ना ही एक्ससी। अब क्या करें, तुरंत हम ओम्स लॉ पर गए, जो कहता था V इज इक्वल टू आई आर। तो मैंने लिखा V इज इक्वल टू आई आर। आर का मतलब क्या होता था, रेजिस्टेंस। एसी सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंपीडेंस, आई जेड। तो याद रखो कि जब तुम एसी सर्किट में बात करोगे तो V कौन सा, V आरएमएस वाला, आई कौन सा, आरएमएस वाला, V कौन सा, आरएमएस वाला, आई कौन सा, आरएमएस वाला। जितने भी ओम्स लॉ के पॉइंट्स हैं सभी में सब कुछ वही रहेगा, लेकिन आरएमएस वैल्यू होगी। अब वी आरएमएस की वैल्यू होती है वी नॉट बाई रूट 2, आई आरएमएस की वैल्यू है आई नॉट बाई रूट 2 जेड। रूट टू कट गया, तो वी नॉट इज इक्वल टू हो गया आई नॉट जेड। वी नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, कहां रही, 200, ये 200 हो गया। पीक वैल्यू निकालने का तरीका वही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हार्मोनिक वाले को बॉक्स में बंद कर दो, और आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, 5, साथ में जेड। यहां से जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 200/5, कितना आ गया, 40। ठीक है, और अगर ये सब अरेंजमेंट दिया होता तो ये कर लेते। अब आते हैं पावर पर। तो पावर का फार्मूला जो है वो है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वी आर एम एस की वैल्यू है वी नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई रूट 2 कॉस फाई। फाई इज ए फेज डिफरेंस। और अभी इसके पहले वाले जब दो क्वेश्चन किए थे तो फेज डिफरेंस कितना आया था, π/3 आया था, फेज का डिफरेंस π/3 आया था। तो वी आर एम एस को ब्रेक किया, वी नॉट है तुम्हारा 200, नीचे रूट 2, आई नॉट है तुम्हारा 5, नीचे रूट 2, कॉस फाई। फाई कितना है यहाँ पर, π/3। तो सॉल्व कर लीजिए, 2 से 100 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, π/3 का मतलब 60 डिग्री, हाफ हो जाएगा, 250 वॉट हो जाएगा।
इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन ये भी था जो कि बहुत सारी चीजों को रिवाइज कराता है पहले आपको, फिर आपने क्वेश्चंस किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन बेस पर, एन इंडक्टेंस ऑफ 1.94 हेनरी, a capacitor of 100 microfarad and a resistance of 25 ohm are connected in series। तो रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है क्वेश्चन में, और ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन with an alternating voltage V is equal to 282 sin 100t। Find impedance, root mean square current and rate of heat loss। ये पूछा गया है, रेट ऑफ हीट लॉस भी पूछा गया है क्वेश्चन में। सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल है 1.94 हेनरी, कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैरेड, और रेजिस्टेंस है, रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है 25 ओम। तीनों सीरीज में है। कैपिटल एल यानी इंडक्टेंस किससे कनेक्टेड है? इंडक्टर से। कैपिटल सी माने कैपेसिटेंस किससे कनेक्टेड है? कैपेसिटर से। और कैपिटल आर माने रेजिस्टेंस किससे रिलेटेड है? रजिस्टर से। और ये आपका एसी जनरेटर जिसकी की वोल्टेज इक्वेशन दी गई है V = 282 sin 100t। आपसे पूछा गया है इम्पीडेंस बताइए पहले, इम्पीडेंस जेड जिसको कि हम लोग लिखते हैं जेड से, और फिर पूछा गया है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताइए, आरएमएस बताइए, और रेट ऑफ हीट लॉस। ये थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है, रेट ऑफ हीट लॉस। 3 क्वेश्चन। सबसे पहले हमें इंपीडेंस निकालना है। दिख रहा है कि एल और सी और आर दिया, ओमेगा यहां से आ गया। देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100। इक्वेशन से देखो साइन के साथ ओमेगा टी होता है। पहले एक्स एल निकाल लिया, ओमेगा एल, ओमेगा है 1.94, सॉरी ओमेगा है 100, एल की वैल्यू है 1.94, कितना आ गया? 194। अब एक्सएल तो ओम में होता है, एक्स सी निकालो, 1/ओमेगा सी। ओमेगा है 100, सी की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 100 की पावर -6। इसको -6 को ऊपर जाने दीजिए, नीचे 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 100 ओम। तो एक्स सी आ गया। कैपिटल आर ऑलरेडी दिया गया है, तो इंपीडेंस का तो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। √r² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। तो कैपिटल Z = R मींस 25 का स्क्वायर, ये देखो दिया गया। XL आया है 194, डिफरेंस ये आया है 100, ऊपर होल स्क्वायर। तो Z आ गया आपका 25 का स्क्वायर यानी कि 625, और यहाँ पे क्या बनेगा? 94 का स्क्वायर। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए भाई 94 का स्क्वायर करिए, बिना कैलकुलेटर के करते हैं इसको। बताइए 94 का स्क्वायर क्या है? 8836। 8836 सही है क्या? प्लस 625 करेंगे तो कितना आ जाएगा? Z = 8836 और 625, 6511, 325 and 168614, 9461। अब 9461 का स्क्वायर रूट लीजिए, कैलकुलेशन बताइए करके। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इसलिए कैलकुलेशन आप करिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप सॉल्व करिएगा। जेड आप यहाँ पे जेड आ गया आपका। फिर दूसरे पार्ट में पूछा IRMS। देखो इक्वेशन दिया जाता, IRMS क्या होता है? I0/√2।
बट इक्वेशन तो दिया नहीं गया। वोल्टेज का इक्वेशन दिया है तो यहां से तो तुम वी नॉट निकाल पाओगे ना। करंट का इक्वेशन नहीं दिया गया, करंट का इक्वेशन नहीं दिया गया, वोल्टेज दिया गया, आप क्या करें? आई आर एम एस कैसे निकलेगा? वही V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। यहां पर वी आर एम एस और यहां पर आई आर एम एस। वी आर एम एस क्या हो जाएगा? वी नॉट बाई रूट टू। आई आर एम एस चाहिए, जेड पता नहीं है। वी नॉट की वैल्यू है 282 और अपॉन में रूट टू, और यहां से आई आर एम एस है और जेड की वैल्यू है अंडर रूट में 9461। अभी तक आप में से किसी ने बताया नहीं है मुझे इसको। यहां से आपका आई आर एम एस निकल आएगा, बोलो भाई। वैसे तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो है पूरी तरीके से उसको सॉल्व करें, अप्रोक्सीमेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं। आई आर एम एस निकल आएगा, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया होगा। अब देखिए रेट ऑफ हीट लॉस, ये पावर पूछ रहा है। रेट का मतलब है टाइम से डिवाइड कर दो, हीट का मतलब क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। अब इक्वेशन दिया जाता है तो पावर कैसे निकालते हैं? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। फाई वहां पर फेज डिफरेंस आता है, वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन से निकल आता है, लेकिन यहां पर तो करंट इक्वेशन दिया नहीं गया। अब सोचो कैसे निकलेगा पावर? तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा P बराबर क्या? V इंटू वाई। ओम्स लॉ में चल रहे थे ना, यहां पर क्या हो जाएगा? वी आर एम एस और आई आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू है वी नॉट बाई रूट टू और आई आर एम एस की वैल्यू यहां पर आ चुकी है, बोलो भाई। वी आर एम एस की वैल्यू है वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस की जगह पे लिख देता हूं ओके, वहां से निकल आएगा क्योंकि आपने अभी तक मुझे इसको सॉल्व करके नहीं बताया। तो वी नॉट की वैल्यू है 282, नीचे अंडर रूट टू, ये ओके सॉल्व हो जाएगा, व्हाट आ जाएगा। एक बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन आपने फिर से किया, बोलो। और ये जो वी आर एम एस और इंटू आई आर एम एस करके जो पावर निकलता है ना, आर एम एस को कहीं कहीं किसी किसी बुक में वर्चुअल वैल्यू लिखा हुआ है। आई आर एम एस क्या है? बोले वर्चुअल करंट है। वी आर एम एस क्या? वर्चुअल करंट है। यार इनकी हेल्प से आने वाला जो पावर है वो कौन सा पावर है? वर्चुअल पावर है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे भाई, इक्वेशन बेस्ड। क्लियर है ना? एनीवन कोई बताना चाहता है कितना आ रहा है? 96.1 आ रहा है। तो चलो इसको लॉक करते हैं, 96.1 को 96 ले लेते हैं। और फिर यहां पर भी आई आर एम एस जो है आपका वो मिल जाएगा, ऊपर हो जाएगा 282, अपॉन में आएगा अंडर रूट टू, साथ में आएगा 96। रूट टू से ऊपर नीचे जब आप जो है मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये 282 ऊपर रूट टू आएगा, नीचे का 2 हो जाएगा और 96 ये हो जाएगा 141। अच्छा 141 और साथ में अंडर रूट टू। अब बड़े एग्जाम में बैठे हैं ना, अंडर रूट टू की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? 1.4। ये नहीं कि 1.414 ले लें, नियरली से काम चलाइए 1.4 और अपॉन में 96। ये आपका आई आर एम एस यहां से मिल जाएगा। मैंने आपको वे बता दिया है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट दोनों ही क्वेश्चन जितने आसान दिख रहे थे उतने आसान थे नहीं।